राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब पिछली क्लास में हमने लगभग बात कर ली थी कि हमारा जो मेल गैमीट है, जिसके जो लड़का है हमारा, जिसके बारे में हम इतने दिन से चर्चा कर रहे थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा रहे दिमाग में वो बताए थे कि राजकुमार ऐसा होगा वैसा होगा। हमने देखा कि असल में हमारा राजकुमार दिखता कैसा है। हर एक चीज नोटिस करवाई मैंने आपको कि कैसे एक पोलन ग्रेन, कैसे एक माइक्रोस्पोर, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कहां एंथर, कहां थीका, या कहां एक एक चीज मैंने बताई आपको कि टेपिटम क्या होती है। मतलब हमने लड़के के बारे में एक एक चीज डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में। अब अगर मैं आगे बात करूं तो अब बात करने जा रहे हैं हम, इसी में 2-3 टॉपिक और बचे हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भैया किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को पंखे की हवा से एलर्जी होती है। ऐसे ही कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है और जिसको कहा जाता है पोलन एलर्जी। सर ये पोलन एलर्जी कैसे होती है, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं और एक एक करके जरा मैं समझाऊंगा आपको। और ये भी समझाऊंगा कि वैसे एक चैप्टर अलग है इसके लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ेंगे कि एक्चुअली एलर्जी होती क्या है, लेकिन मैं यहां आपको छोटा सा एक ब्रीफ देता हूं कि एलर्जी हमारी बॉडी में या हमें दिक्कत कैसे देती है। से फॉर एग्जाम्पल पोलन एलर्जी कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल याद करो। एनवायरमेंट के अंदर, भाई एनवायरमेंट के अंदर क्या हुआ, प्लांट के फ्लावर से कुछ पोलन ग्रेन क्या हुए, इजेक्ट आउट हुए या बाहर निकले। ये साहब पोलन ग्रेन निकले। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सपोज करो ये एक पौधा था, ये इसका एक फ्लावर था और इस फ्लावर के अंदर से ये पोलन ग्रेन निकले, ये रहे पोलन ग्रेन। इधर हमारे यहां पर भाई साहब एक आदमी खड़ा था हमारा, बड़ी आराम से, भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये आदमी खड़ा है हमारा, ये रहा आदमी, ये है हमारा आदमी कल्लू। तो कल्लू भैया खड़े हैं भाई साहब। अब ये कल्लू की नाक है, तो ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, ये जाकर के कल्लू की नाक में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसका डायमीटर क्या होता था, 5 से 50 माइक्रोमीटर। अब नाक के जो नकुआ होता है, भाई नकुआ तो बड़े, तो इन नकुओं के थ्रू कौन एंटर हो जाएगा, पोलन ग्रेन एंटर हो जाएगा और यही जाकर एलर्जी कर देता है। इसी को कहते हैं पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी इतनी हार्मफुल हो सकती है कि इट कैन लीड्स टू, पोलन एलर्जी लीड्स टू अस्थमा। कई केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सर ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस क्या होता है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। अस्थमा तो तुम जानते हो, आपने अगर दबंग पिक्चर देखी हो तो उसमें जो चुलबुल पांडे की माँ होती है वो खुल्ली खुल्ल करती है, तो आपने देखा होगा उसके पास एक वो पंप सा होता है फुसफुस करने वाला। तो अस्थमा की तो वो वाली बीमारी हो गई। हालांकि अस्थमा को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। दूसरी बात करें अगर ब्रोंकाइटिस की, तो ब्रोंकाइटिस को समझने के लिए बेटा ऐसे समझो आप, ब्रोंकाई क्या होती है, जब आप लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से क्या होता है, ये बहुत सारी पाइपलाइन निकलती है और ये लंग्स में एंटर करती है। यही पाइपलाइंस को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बेटी, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई मतलब विंड पाइप की पाइपलाइन। भाई विंड पाइप की पाइपलाइन या विंड पाइप कह लो। अच्छा एक और चीज देखना जरा, एक मिनट, ढक्कन गिर गया, एक मिनट। अच्छा दूसरी चीज देखो, ये तो था ब्रोंकाई। और आइटिस, किसी भी शब्द के पीछे लग जाए आइटिस, उसका मतलब बताएंगे आप बायोलॉजी में बेटा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन। सूजन मतलब कोई चीज सूज जाएगी। तो देख कितना आसान हो गया। अरे ब्रोंकाइटिस बच्चे रटते हैं यार कि ब्रोंकाइटिस मतलब ये फलाना ढिकाना, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम ये होते हैं, फलाना ढिकाना होता है। अरे कोई मतलब नहीं याद करने का। देख जरा, ब्रोंकाई का मतलब है विंड पाइप, मतलब हवा की नली। हवा की नली मतलब ये हमारी नली, और हवा की नली में सूजन आ जाए तो मुझे बता, जैसे ये कोई नली है, इसके अंदर अगर सूजन आ गई तो ये इधर से भी मोटी हो जाएगी और इधर से भी मोटी हो जाएगी, क्योंकि सूज जाएगी। ये इधर से भी मोटी हो जाएगी, इधर से भी मोटी हो जाएगी। भाई पहले जो कंडीशन थी उसमें पाइप ऐसे था तो एयर का फ्लो आसानी से हो जाता था, लेकिन अब पाइप की जो डायमीटर है वो कैसा हो गया, पतला हो गया कि ज्यादा चौड़ गया, भाई पतला हो गया। अगर ये पाइप का डायमीटर पतला हो गया तो यहां आने वाली एयर इससे टकराएगी नहीं टकराएगी,
हाँ सर टकराएगी। अरे टकराएगी तो आवाज करेगी नहीं करेगी? भाई टकरा के जाएगी कोई चीज तो आवाज करेगी। हाँ सर आवाज करेगी। अब आवाज करेगी तो कहीं ना कहीं वीजिंग साउंड आएगी। इसलिए तूने ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में नस जनरली तुम देखा होगा ऐसे करके आवाज निकलती है, खांसते हैं तो ऐसे करके आवाज आती है। तो वो आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रोंकाइटिस के अंदर हुआ क्या, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया बेटा, और ये ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से एयर का फ्लो ट्रैप आउट हो गया और एयर का फ्लो बाधित हो गया। ये कहीं ना कहीं कॉज होता है पोलन एलर्जी का। होता कैसे है आइए जरा समझते हैं कि पोलन ग्रेन एलर्जी कर कैसे देता। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? ये बताओ। हाँ सर बात क्लियर हो गई भाई। यहां तक कछु दिक्कत हो तो बता रहे भाई, छोड़ा ना है कोई दिक्कत, आगे देख बेटा। अब होता क्या है, पोलन ग्रेन एलर्जी करता कैसे है? पोलन ग्रेन जैसे ही मेरी नाक से मेरे बॉडी में एंटर करता है, भाई पोलन फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल को जैसे ही मेरी बॉडी की सेल्स पहचानती हैं तो हमारी बॉडी में पाई जाती है एक मास्ट सेल। ये मास्ट सेल अपने अंदर से बर्स्ट होती है और अपने अंदर से रिलीज करती है एक कंपाउंड प्रोटीन जिसे कहते हैं हिस्टामीन। क्या कहते हैं? हिस्टामीन। और दूसरा एक और नाम ले लीजिए, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। सर ये हिस्टामीन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? इनका बहुत तगड़ा काम है बेटा। हिस्टामीन जो है वो वैसोडाइलेटर है, जबकि सेरोटोनिन जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये वैसोडाइलेटर क्या है? हिस्टामीन क्या करता है, किसी भी ब्लड की वेसल को चौड़ा देगा और ये जो सेरोटोनिन है ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये क्या होता है, तुमने देखा होगा जब एलर्जी होती है, जुकाम बुखाम हो जाता है, छींकी छींक दही होता है, तुम देखा होगा नाक बंद हो जाती है, बार बार हो जाती है। अब ये नाक कैसे बंद हो रही है? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, हिस्टामीन सेरोटोनिन रिलीज हो रहे हैं। तो हिस्टामीन और सेरोटोनिन हमारी नाक में या जो भी पोर्शन हमारी बॉडी का है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रहा है, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट करा देता है तो नाक बंद हो जाती है एकदम, ऐसी थोड़ी देर बाद फिर देखते हो आप खुल जाती है। तो दिस इज द कॉज ऑफ पोलन एलर्जी विच इज कॉज्ड बाय आवर फेवरेट टॉपिक, आवर बच्चा, आवर लड़का, पोलन ग्रेन। आई बात समझ में यहां तक? चलो सर इतनी बात क्लियर हो गई कि पोलन एलर्जी भी कर सकता है। तो ये तो हो गया सर नुकसान इसका। अच्छा एक और चीज, कई बार क्या होता है पोलन ग्रेन से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सर नुकसान क्या? इसका नुकसान हमें आज के लिए भुगतना पड़ रहा है। आप में से जो बच्चे किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो ये जानते हैं कि जब गेहूं की फसल लगाते हैं तो गेहूं की फसल को नराई करनी पड़ती है बार बार। अब नराई में क्या करते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के साथ साथ नीचे अनवांटेड वीड्स, अनवांटेड पौधे भी उग आते हैं। वो अनवांटेड पौधे जो वीट के साथ उगते हैं उसको कहते हैं पार्थीनियम ग्रास। पार्थीनियम ग्रास को एक और नाम दिया गया है कैरट ग्रास। कैरट ग्रास, गाजर ग्रास कहते हैं इसको, गाजर वाली घास। तो गाजर वाली घास हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर गाजर वाली घास को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो हमारे वीट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसकी कमजोरी हो जाएगी, तो नराई करता है किसान, इसको हटा देता है। अमेरिका ने चाल चली, अमेरिका ने गेहूं के बीज के संग हमारे देश में पार्थीनियम ग्रास के पोलन ग्रेन डलवा दिए और वो पोलन ग्रेन वहां जाकर जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होने के बाद इतनी समस्या हमारे यहाँ पार्थीनियम ग्रास की हो गई कि आज आपको इतनी समस्या देखनी पड़ रही है और इससे एलर्जी बहुत तगड़ी होती है। पोलन ग्रेन इसका बहुत ज्यादा एलर्जी कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? चलो सब इतनी बात मास्टर साहब क्लियर है गई। अब तुम आगे कहा बता रहे हैं, तो लो भैया आगे जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर किसी चीज के डिसएडवांटेज तो बता दिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उपयोग भी तो होती होगी। हाँ बेटा, यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन, यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन कह लो। अब एनसीईआरटी में क्या ये एक पैराग्राफ में दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है बेटा, तो उसे तुम्हें अलग अलग ही समझना है और अलग अलग ही पढ़ना है। तो जहां एनसीईआरटी में तुम्हारा दे रखा हो तो वहां क्या करना, एक वो क्या कहते हैं मार्क कर लेना वहां पे, ठीक है। जरा देखो यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन, यूजेस कह लो या एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन कहां कहां यूज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं बेटा, पोलन ग्रेन को जो एथलीट्स होते हैं, कौन, एथलीट्स जो दौड़ भाग करते हैं, एथलीट्स जो है इस पोलन ग्रेन का यूज करते हैं एज द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स,
फूड सप्लीमेंट कैसे, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पोलन टैबलेट्स, आप किसी मेडिकल पे जाओगे तो आपको अलग अलग कंपनी की पोलन टैबलेट्स मिल जाएंगी। तो एथलीट क्या करते हैं, जो भी लोग रनिंग वगैरह करते हैं या जो लोग भाग दौड़ी करते हैं, वो पोलन ग्रेन की टैबलेट खा लेते हैं। वो पोलन ग्रेन की टैबलेट क्या स्टेमिना बढ़ा देती है, उनका वल्नरेबिलिटी बढ़ा देती है, उनके अंदर की जोश, उनकी क्षमता बढ़ा देती है, उनकी कैपेसिटी एबिलिटी बढ़ा देती है दौड़ने की, जिससे वो तेज दौड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोलन ग्रेन का क्या है, ये फायदा है। तो ऐसे बहुत सारे पोलन टैबलेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आज एज अ फूड सप्लीमेंट एथलीट्स लोग यूज कर रहे हैं। एक इसका एक बस ये एग्जांपल है छोटा सा अपनी एनसीईआरटी में, उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। चलिए सर, यूजेस फ्यूजेस तो देख लिए। अब एक टॉपिक बड़ा अलग आता है, इसी के अगला जस्ट पैराग्राफ। एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो उल्टे पेज पर ये दिया हुआ है हेडलाइन, जो मतलब ऊपर का पैराग्राफ, लेकिन ऊपर के पैराग्राफ से जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ आओगे तो आपने कई बार देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन सुना होगा कि भाई किसी का पोलन ग्रेन 20 साल पुराना है, कि ये पेड़ का पोलन ग्रेन तो हमने वहां प्रिजर्व करके रखा था। ऐसे करके आपने कुछ साइंस की किताब सुनी होंगी या साइंस में बात करी होंगी साइंस की किताबों में। सर, अगर इतेक सुन लेते तो हमारे ये कर्म है रहे होते, अब तक जाने हम कहां होते। ऐसी बात बिल्कुल सही बात है। अगर इतने ही हम पढ़े लिखे होते तो तुम पे पढ़ रहे होते। ऐसा कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ रहा होगा। अगर भाव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल सामान्य जीवन आप जी रहे हैं। और देखो भैया, राजा बनने का एक ही तरीका है, राजा वो नहीं बन सकता। देखो, मेरा मानना है डिसिप्लिन किसको कहते हैं। आज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने घर पे सिर्फ किताब दिखाने के लिए पढ़ने लग जाते होंगे, जैसे मम्मी पापा आए किताब रख ली। मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था। मैं भी जब 10th क्लास में था, जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं भी अपने मम्मी पापा को धोखा देने के लिए वैसे ही करता कि हाँ साहब किताब रख ली, अंदर फोन चल रहा है, या किताब रख ली, किताब है तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन उससे कछु फायदा है व्यवहार होता है ना, कुछ फायदा होना उससे। अगर अब तुम अपने आप को धोखा दोगे तो तुम्हें आगे परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को कम से कम धोखा मत दो। पर्याप्त समय है, आज से शुरू करिए। मैं आपसे लिख के देता हूं, अगर आप आज से भी शुरू करेंगे तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और राजा वही बन सकता है जो डिसिप्लिन में रहना जानता है। राजा कौन? राजा वो जो अपने आप डिसिप्लिन जानता है। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मोदी जी को कौन मोदी जी को कोई बता थोड़ी रहा है तुम ऐसे करो वैसे करो ना। मोदी जी इज देयर फॉर देम, वो बताएगा। और दिमाग से कोई राजा नहीं बनता। बहुत पढ़े लिखे लोग राजा नहीं बनते। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो बेटा नौकरी करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करते हैं। कम राजा कौन? जिसके अंदर किसी भी डिसीजन को लेने की पावर हो, किसी भी कोई चुनौती लेने की बहुत क्षमता हो कि हाँ साहब कोई एकदम एट रैंडम कोई चुनौती आ गई उसके सामने, हाउ ही और शी इज एबल टू टैकल दैट, वो उसको कैसे टैकल कर पा रहा है। दैट इज द एबिलिटी, दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ किंग। वो राजा की ताकत है, वो राजा की पावर है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को तो राजा नौकरी पर रख लेता अपने यहाँ। जैसे अकबर के पास बीरबल था, नवरत्न, चलो भाई आईएएस पीसीएस आपने देखा होगा, एक नेता। कई ऐसे शिक्षा मंत्री आपको मिल जाएंगे हमारे देश में जो खुद इतनी एजुकेशन में नहीं पढ़े, खुद की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर अपने अंडर में काम करवा रखे हैं कि हाथ से ज्यादा बढ़िया, शानदार एकदम। तो राजा बनने के लिए सिर्फ आपको बहुत अच्छी एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एटीट्यूड, आपको किसी भी चुनौती के अगेंस्ट या किसी भी टास्क के अगेंस्ट सोचने की क्या क्षमता है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको कितने नए तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ राजा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ किंग बेटा। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहे, हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप चले लेते रहे। लगातार मेहनत करने वाला ही व्यक्ति राजा बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। संसार जीतने के लिए छोटे छोटे गोल बनाते रहिए। एक दिन आपका वो बड़ा गोल छोटे छोटे गोल में टूट करके जब बिखरा होगा तो आप छोटे छोटे गोल पर मोटिवेट होते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप जरूर 100 बार पहुंच जाएंगे, वहां तक जरूर पहुंचेंगे बेटा। चलो आइए समझते हैं। तो आपने देखा होगा कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके पोलन ग्रेन कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल जीवित रह जाते हैं। इसी हेडिंग को हमारी एनसीईआरटी समझाती है इन द फॉर्म ऑफ, हमारा टॉपिक है अगला, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सर वायबिलिटी मतलब क्या होती है? वायबल
एक शब्द आता है इससे, वाइएबल। संधि विच्छेद कर लेते हैं, देखिए हिंदी वाले बच्चे जानेंगे। वाइएबल और इसका मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी। वाइएबल, आपने देखा होगा वाइएबल शब्द कहां से आया है? वाइएबल शब्द लिटरली आया है वाइटल शब्द से। वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर वाइटल ऑर्गन्स फॉर लिविंग, ऐसे ऑर्गन्स या ऐसी चीजें जो हमें जीवित रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जीना, जीना या जीना या जीवन, कुछ भी कह लीजिए। एबिलिटी मतलब क्षमता। तो भैया सिंपल सी बात है, जीने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? वाइएबिलिटी। क्या कहा जाएगा बेटी? वाइएबिलिटी। तो पोलन ग्रेन कितने समय तक जी सकता है? पेड़ से टूटने के बाद कितने से, या फूल से गिरने के बाद कितने समय तक रह सकता है? ये डिपेंड दो चीजों पे करता है बेटा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपसे कि वाइएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, वाइएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, देखना बेटे किस पे करता है भाई। सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कुछ चीजों को छोड़कर जिनमें मालूम एक्सेप्शन जैसी है वो, जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करती हो। आपके जीवन में टेम्परेचर इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर टेम्परेचर ना हो, अगर सूर्य चला जाए अर्थ पे से, तो आपकी दिनचर्या, आपकी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, आपकी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपने देखा होगा गर्मी में कई बार हमें दिक्कत होती है, उल्टी वगैरह होने लग जाती है। ठंडों में हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, लेकिन ज्यादा ठंड हो जाए तो भी हमें दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। टेम्परेचर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहली चीज वाइएबिलिटी में आ गई टेम्परेचर, दैट इज तापमान। कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, इस चीज पे डिपेंड करेगी वाइएबिलिटी। सेकेंड थिंग इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, इस ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता, तरलता। सर तरलता तो हमें नहीं समझ में आया। ह्यूमिडिटी मतलब होता है, आप ऐसे सपोज करिए मॉइस्चर, ये तो समझ में आ गया। सर मॉइस्चर भी समझ में नहीं आया। अरे भैया पानी की बूंदें इन एयर, एयर में पानी की बूंदें जितनी ज्यादा होंगी उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर पोलन ग्रेन पेड़ पे से निकलता है और मुश्किल से आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उसकी वायबिलिटी लूज कर देता है, मतलब वो पोलन ग्रेन खराब हो जाता है, उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास कुछ फैमिलीज ऐसी है जैसे रोसेसी, जैसे सोलेनेसी, ये ऐसी दोनों हमारे पास। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, रोज, इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? रोज, गुलाब। और सोलेनेसी का एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा बेटे, सोलेनम टुबरोसम। जल्दी बता इसका नाम क्या है? ये किसका बॉटनिकल नेम है? जल्दी बता बेटा दुनिया की सब्जियों का राजा, आलू राजा। तो आलू राजा का क्या नाम है? सोलेनम टुबरोसम, जो सोलेनेसी का मेंबर है। तो गुलाब का पोलन ग्रेन और आलू का पोलन ग्रेन, इनके अंदर जो वायबिलिटी होती है वो कुछ मंथ्स तक होती है। क्या होती है बेटी? कुछ मंथ्स तक होती है। और ऐसे भी कुछ पोलन ग्रेन है जिनकी, ऐसे भी कुछ स्पीशीज है जिनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कई साल तक होती है, कई 100 साल तक हो सकती है। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग और व्हिच द एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडिंग टू आवर पोलन ग्रेन। इतनी बात समझ में आई? अब कई बार क्या होता है, सर ये बात तो हम आपकी समझ गए, चलो ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर वायबिलिटी होती होगी और किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं करती है ये भी सर आपने समझा दिया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई स्पीशीज है उसके 3-4 ही मेंबर बचे हैं पूरी दुनिया में, तो हम क्या करते हैं उस स्पीशीज के जो भी गैमीट्स होते हैं, भाई पोलन ग्रेन के अंदर हमारा है क्या? मेल गैमीट ही तो है। अच्छा चलो, यहां एक बात हो रही थी, मैं डिस्कस कर लेता हूं गैमीट क्या होता है। कई बच्चे सोचते हैं सर गैमीट मतलब क्या होता है। भाई गैमीट का मतलब समझ लो, आ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड, अरे भैया अंग्रेजी नहीं पढ़ाई हमें बचपन में मास्टर ने। आ हैप्लॉइड सेल which is responsible
a haploid cell which is responsible for the formation of new species or generation is called as gamete। जैसे स्पर्म में मेल, ह्यूमन मेल में स्पर्म, ह्यूमन फीमेल में ओवम, स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, एक नई स्पीशीज, नया बच्चा पैदा हो जाएगा। जैसे मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट, ऐसी फीमेल के अंदर कुछ होता होगा प्लांट में, हम डिस्कस करेंगे आगे, वो दोनों मिल जाएंगे तो एक नया स्पीशीज पैदा हो जाएगी, नई जनरेशन पैदा हो जाएगी बेटा। तो एक्चुअली गैमीट ये होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन या मेल के अंदर जो स्पर्म निकलता है या जो सीमन निकलता है उसे हम स्टोर कर लेते हैं बेटा। आपने कई बार सुना होगा स्पर्म बैंक पाए जाते हैं। अब स्पर्म बैंक है तो सर ऐसे तो हम प्लांट में भी सर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो प्लांट्स में अगर मुझे लंबे समय तक या आगे तक के लिए पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है, और भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज का प्रिजर्वेशन, तुम एक बात बताओ, घर में मम्मी रात को सब्जी बनाती है, अब हमारी मम्मी है, जैसे हमारी मम्मी ने रात को, तुम सबकी मम्मी वगैरह या बहन वगैरह सब्जी वब्जी बनाती होंगी। अब आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई और सब्जी भैया सबन ने खा ली और नेक बच गई, कम से कम जो मानो कि कम से कम 4-5 कटोरी सब्जी बच गई। अब भयंकर गर्मी पड़ रही है तो मम्मी क्या करती है, लल्लू रे लल्लू फ्रिज खोली और फ्रिज में रख देंगी सब्जी। क्यों बाहर नहीं छोड़ी? क्योंकि टेम्परेचर अगर नॉर्मल हुआ या नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर क्या करता है, बैक्टीरिया को सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा देता है। वो बैक्टीरिया उस खाने में जाकर उसे सड़ा देंगे, और अगर वो खाना सड़ गया तो फिर अगले दिन तुम टिफिन में कहाँ लेके जाएंगे बेटा। इसलिए मम्मी क्या करती है, उसे रेफ्रिजरेटर में रख देती है, फ्रीज में रख देती है। तो उस फ्रीज में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया कंटेमिनेट नहीं कर पाते उसको। अच्छा, अब चल रहा है ठंड का मौसम, तो ठंड के मौसम में तुम्हें पता है ऐसी रख दो तुम, रात को ठंडी इतनी पड़ रही है, आदमी रजाई में तो निकलना रहो, तो बैक्टीरिया अपनी रजाई में तो क्या को निकलेंगे भैया। तो बैक्टीरिया चुप बैठे, बैक्टीरिया इंतजार कर रहे हैं चौमासे को। चौमासो आयो या अप्रैल, होली के बाद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे एकदम उसामा बिन लादेन की तरह, अटैक, और धेड़ी धेड़ अटैक करेंगे। सो बीमारी फैलता, तुम देखी होंगी, डेंगू फेंगू चलतो बात जमाने में। तो अगर मुझे किसी भी स्पीशीज के पोलन ग्रेन हो या किसी भी गैमीट को, मुझे अगर किसी भी गैमीट को प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों तक, तो मेरे पास इसके लिए जो सबसे बेहतरीन प्रोसेस डिफाइंड है उसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं बेटी? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन को लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन बहनजी को लेते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन बहनजी के भैया इन्हें रख देते हैं फ्रीज में, और फ्रीज भी कितने तगड़ो, -196 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, 0 पे बर्फ जम जाती है। सियाचिन में माइनस का टेम्परेचर ज्यादा कितना होगा, -70 -80 तक पहुंचता है। साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, वहां पे भी टेम्परेचर -80 -90 तक ही पहुंचता है, -95 तक, उससे ऊपर टेम्परेचर नहीं पहुंचता, उससे डाउन नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ कितना टेम्परेचर रखा है, -196 डिग्री सेल्सियस। बेटा आदमी छोड़ो, कछु बचेगो नहीं इतनी ठंडक में। इतनी ठंडक में बैक्टीरिया न्यू कहेंगे कि भैया पागल फागल हैं हम जाएंगे, हम कोई बाबरे, बैक्टीरिया कुछ नहीं। इसलिए इतने टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में अगर हम किसी चीज को रख देते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो दैट इज द रीजन हाउ वी कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन ऑफ सेवरल स्पीशीज फॉर सेवरल ईयर्स, सो दैट वी कैन यूज देम इन द फ्यूचर फॉर आवर पर्पस ऑफ ग्रोइंग, उनको ग्रो कर सकते हैं हम। ये आप टिश्यू कल्चर प्रोग्राम में, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये सब सीखते हैं कि अगर मुझे आगे 10 साल बाद ये स्पीशीज का कोई चाहिए तो मैं उस स्पीशीज के पोलन ग्रेन को ले लूं आज, उन्हें प्रिजर्व करके रख दूं, ताकि 10 या 20 साल बाद उन्हें दोबारा निकाल करके फ्यूज करा करके फीमेल के साथ मैं नई स्पीशीज को या इसी स्पीशीज को जन्म दे सकूं, ताकि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को इनके बारे में बता सकूं। आई बात समझ में भैया? अब मैंने यहां तक का एक एक बात क्लियर कर दी है। हमारे लड़के के बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में एक एक बात तुम्हारे दिल तक, दिमाग तक, तुम्हारी आंखों तक, तुम्हारी किडनी तक, तुम्हारी इंटेस्टाइन तक पहुंचा दी है। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का दर्द उठता है
तो भैया वो एक जो तुम्हारा वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है, वहां में कमेंट डाल दियो कि मां साहब जे ना समझ में आया तो भैया तुम्हारे लिए सेवा ही प्रदान की गई है, सो जरूर बताएंगे, ठीक है। और भाई मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो आदमी बुरा कहेगा, ये कहेगा कि हाँ साहब तुम तो ये बेकार पढ़ाते हो, फलाना पढ़ाते हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा पढ़ाना हर किसी को समझ में ही आए, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, पुत्र का व्यवहार उसका पिता का परिचय होता है। पुत्र बेटा जैसा व्यवहार करता है, इससे आकलन लग जाता है कि उसके पिताजी कैसे होंगे। आप जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे, ये आकलन लगा लूंगा कि आपके पापा कैसे होंगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप भी ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या समझाया होगा, क्या बताया होगा, किस प्रकार का आचरण दिया होगा। तो भैया ये 1 to 1 को खेल है। बाकी कोई समस्या आती है, 24 घंटा तैयार है तुम्हारे लिए ही सेवा में लगे हुए हैं। मेरे को एक ही टारगेट है, जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, जिसे लगता है कि सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए ये चीजें शुरू की गई हैं। आप कुछ ना कुछ बेहतरीन जीवन में बेटा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।